हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। जैसा कि अपनी संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशंस की क्लास अपनी चल रही है और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अपन एक तरह से फैक्चुअल तरीके से और डायरेक्टली अपन एक दूसरे एक क्लियरेंसी के साथ टॉपिक्स को क्लियर कर रहे हैं। अच्छा, एक बात है कि जैसे अपना कॉन्स्टिट्यूशन है यानी संविधान है, उससे संबंधित कोई भी अगर क्वेश्चंस है जो कि ऐसा क्वेश्चन जो कि हमें लगता है कि ये क्वेश्चन हमारे नोट्स या हमारी क्लास से बाहर है, तो आप डिस्क्रिप्शन में उसको क्लियर कर सकते हैं। इससे पहली वाली अपन अपनी वीडियोस में अपन लोगों ने अपने भारत के संविधान में 1909 के मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम तक की बातें करी थी। दोस्तों, 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम था, उसके बाद भारत की राजनीतिक स्थिति में एक चरम तरीके से, एक मैं बोलूं एक तीव्र तरीके से परिवर्तन आया था। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम था, जिसे हम मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम बोलते हैं, उसके बाद भारत में आने वाला जो अपना अगला परिषद अधिनियम था वो था अपना भारत शासन अधिनियम 1919। ये 1919 में भारत आया था और उस समय जो ब्रिटेन का जो शासक था वो अब बदल चुका था। जैसा कि अपन ने पढ़ा था कि 1858 का भारत शासन अधिनियम या उसके बाद जितने भी परिषद अधिनियम आए थे वो महारानी विक्टोरिया के अकॉर्डिंग ही गाइड हुए थे। लेकिन इस बार अब ब्रिटेन के जो शासक थे वो थे जॉर्ज पंचम। कि मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम या मैं ये बोलूं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के समय ब्रिटेन के शासक कौन थे? जॉर्ज पंचम। और उस समय जो भारत के सचिव थे वो थे मॉन्टेग्यू। कौन थे दोस्तों? मॉन्टेग्यू। और उस समय जो प्रेजेंट यानी तात्कालीन वायसराय थे वो थे अपने चैम्सफोर्ड। अच्छा, इस अधिनियम को मुख्य रूप से लागू करने का जो श्रेय है वो भारत के सचिव मॉन्टेग्यू और भारत के वायसराय चैम्सफोर्ड को जाता है। अतः यही कारण है कि इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम क्या बोला जाता है दोस्तों? इस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम भी बोला जाता है। मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम किसे बोला जाता है? भारत शासन अधिनियम 1919 के अधिनियम को बोला जाता है। इस समय ब्रिटेन का शासक कौन था? जॉर्ज पंचम था। सचिव कौन था भारत का? मॉन्टेग्यू था। वायसराय कौन था? चैम्सफोर्ड था। अब हम बातें ये करेंगे कि आखिर इस परिवर्तन के साथ यानी इस नए अधिनियम के साथ भारत में ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो कि सामने रिप्रेजेंट हुई थी, या ऐसी कौन कौन सी बातें थी जो आई थी। जैसा कि आप सब लोग जानते हो कि 1919 के अगर हम भारत की बात करें तो 1919 के भारत में लगभग कांग्रेस अपनी स्थिति मजबूत कर चुकी थी। इधर मुस्लिम लीग भी लगातार अपने प्रभाव को बढ़ाने में लगी हुई थी। तो अब ब्रिटिश शासन के सामने कई परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई थी कि उनको ना चाहकर भी कुछ फैसले भारत के हित में या मैं ये बोलूं कि कांग्रेस के अकॉर्डिंग लेने पड़े थे। और उन्हीं फैसलों में से एक फैसला था कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना। किसमें? केंद्र में। देखो दोस्तों, द्विशासन अलग है, वो लियोनार्ड कार्टिस वाला है। ये द्विसदनात्मक विधायिका यानी द्विसदनात्मक व्यवस्था है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा अपनी संसद में लोकसभा राज्यसभा 2 सदन होते हैं, इसी प्रकार अपने विधानसभा में भी यही कॉन्सेप्ट होता है। तो जो ये 2 सदन वाली जो व्यवस्था है जिसको हम कहते हैं द्विसदनात्मक विधायिकी व्यवस्था, इसकी जो सर्वप्रथम भारत में शुरुआत हुई थी वो 1919 के भारत शासन अधिनियम यानी मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के तहत हुई थी, जिसके तहत 2 प्रकार के सदनों की यानी मैं एक तरह से बोलूं 2 प्रकार के एक 2 प्रकार के एक संसद के अकॉर्डिंग एक सदन बनाए गए थे, जिसमें पहला था राज्य परिषद जिसको हम उच्च सदन भी कहते थे। क्या कहते थे दोस्तों? उच्च सदन। एक था विधानसभा जिसको हम निम्न सदन बोलते थे। क्या कहते थे? निम्न सदन। जैसे वर्तमान में अपना राज्यसभा है, लोकसभा है, ये ठीक उसी प्रकार के थे। ठीक है ना। राज्य परिषद में जो कुल सदस्यों की संख्या थी वो थी 60। कितनी थी? 60। जिसमें से निर्वाचित जो थे वो 34 थे और मनोनीत जो थे वो 26 थे। ठीक उसी प्रकार जो विधानसभा है यानी अपना निम्न सदन है, उसमें कुल सदस्यों की संख्या थी 144,
जिसमें से 104 निर्वाचित होते थे और 40 क्या होते थे दोस्तों, मनोनीत होते थे। तो ये था आपका मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थिति, यानी कि दो विधायिकाएं बनाई गई, एक अपनी बनाई गई क्या, राज्य परिषद यानी उच्च सदन, और एक विधानसभा यानी विधान परिषद यानी निम्न सदन। उच्च परिषद यानी कि जो राज्य परिषद में कुल सदस्य 60, जिसमें से 34 निर्वाचित होते थे और 26 मनोनीत होते थे, जबकि विधानसभा में 144 सदस्य होते थे, जिसमें 104 निर्वाचित होते थे और 40 को मनोनीत किया जाता था। दूसरा, सचिव के लिए हाई कमीशन की स्थापना। देखो दोस्तों, 1919 में क्या है, भारत का शासन बहुत तीव्र गति से रिकलाइजेशन कर रहा था, बहुत तेजी से फैल रहा था। अंग्रेज अपना प्रभाव बहुत तेजी से मजबूत कर चुके थे भारत में, और अब इतने बड़े भारत के शासन को चलाने में जो भारत के सचिव, यानी जो इंग्लैंड में जो भारत के सचिव बैठते थे, भारत परिषद के जो अध्यक्ष थे, उनको बड़ी परेशानी होती थी। तो इस अधिनियम के तहत पहली बात ये निकल के आई कि भाई जो भारत के सचिव हैं उन पे काम के दबाव को थोड़ा कम करने के लिए एक हाई कमीशन की स्थापना की जाए। किसकी स्थापना की जाए? हाई कमीशन की स्थापना की जाए, जिससे कि भारत सचिव पर जो काम का दबाव है उसको कम किया जा सके। तो पहली बार सचिव के लिए हाई कमीशन की स्थापना जो की गई वो कब की गई? 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के तहत। दूसरी बात, पहली बार सुशासन की मांग। सुशासन यानी कि स्वयं का शासन। अब कांग्रेस लगातार इस मांग को उठाने लगी कि भाई हमारे लिए तो स्वशासन होना चाहिए, यानी स्वयं का शासन। अब हमें भी शासन में शामिल करो। जब देश हमारा, जनता यहां की, तो शासन में हमारी भागीदारी क्यों नहीं? कांग्रेस की इस बात को लगातार उठाया जा रहा था कांग्रेस की तरफ से बार बार कि हमें क्या करना चाहिए, कि हमें भी शासन में जोड़ना चाहिए। और यह बात जो पहली बार उठाई गई थी वो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के तहत आई थी कि अब भारत के लोगों को सुशासन की मांग को ध्यान में रखा जाने लगा था। नेक्स्ट, उत्तरदायी शासन की मांग। देखो दोस्तों, 1919 से पहले क्या था कि अंग्रेज भले ही भारत पे शासन कर रहे थे, लेकिन भारत की जनता, भारत की स्थिति के प्रति वो पूर्ण रूप से उत्तरदायी नहीं थे। जैसा कि आप लोग सब जानते हो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नीति थी वो भी शोषणकारी ही रही थी। ठीक उसी प्रकार जब ब्रिटिश शासन आया भारत पे, यानी कि एक तरह से ब्रिटेन क्राउन का शासन आया, तो हालांकि उन्होंने कुछ रियायतें दी थी, लेकिन फिर भी स्थिति कुछ ना कुछ, क्या बहुत हद तक ऐसी थी जिसमें भारत के लोगों का शोषण हो रहा था। और इस बात के लिए ना तो ब्रिटिश शासन उत्तरदायित्व अपने ऊपर ले रही थी, ना ही कोई अन्य। तो पहली बार कांग्रेस की तरफ से यह बात उठाई गई कि भाई हमें एक उत्तरदायी शासन चाहिए, यानी कि हमारे ऊपर जो शासन कर रहा है उसका यह उत्तरदायित्व होना चाहिए कि वो हमारी मांगे सुने, हमारे ऊपर किए जाने वाले शोषण के प्रति जो लगातार हम मांगे उठा रहे हैं उनको सुना जाए। तो पहली बार भारत में उत्तरदायी शासन की मांग जो उठाई गई थी वो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के तहत ही उठाई गई थी। दूसरा, प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। पहली बार भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत अप्रत्यक्ष 1909 में। अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कब अपनाई गई? 1909 में। जबकि प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली यानी डायरेक्ट इलेक्शन जो एक निकल के आया था पहली बार, वो कब निकला था? 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के तहत ही। और इसी के तहत पहली बार महिलाओं को भी वोट देने का अधिकार, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार कब मिला था? 1919 में। कब मिला था? 1919 में। किस अधिनियम के तहत? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, लोक सेवा आयोग व महालेखा परीक्षक। लोक सेवा आयोग है ना, महालेखा परीक्षक कैग। पहली बार भारत में लोक सेवा आयोग और महालेखा परीक्षक की शुरुआत की गई थी। भारत के शासन को, भारत के प्रशासनिक व्यवस्था को ठीक तरीके से सुदृढ़ करने और उसे चलाने के लिए भारत में क्वेश्चन आता है लोक सेवा आयोग की स्थापना किस अधिनियम की देन है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 की। महालेखा परीक्षक कैग, जो आप सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, इस कैग का लाने का श्रेय या कैग को भारत में स्थापित करने का श्रेय भी किसे दिया जाता है? मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम 1919 को ही दिया जाता है। नेक्स्ट, सिखों को भी प्रत्यक्ष निर्वाचित क्षेत्र प्रदान किया गया। देखो दोस्तों, 1909 में अंग्रेजों ने अपनी सांप्रदायिक प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए, भारत में सांप्रदायिक रूप से भेदभाव डालने के लिए पहली बार मुस्लिमों को प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया। अब यह क्षेत्र को वो और बढ़ाना चाहते थे,
यानी कि अब सांप्रदायिक प्रवृत्ति को बहुत तेजी से बढ़ाना चाहते थे। इस बार उन्होंने क्या किया, सिखों को, बौद्धों को, एंग्लो इंडियंस को, इनको भी कुछ निर्वाचित क्षेत्र प्रदान किए ताकि इन लोगों को भी ऐसा लगे कि अंग्रेज हमारे हित में सोच रही है। हालांकि हित में नहीं था, वो सिर्फ अपनी सांप्रदायिक स्थिति को, भारत को सांप्रदायिक रूप से तोड़ना चाहते थे। तो 1909 में मुस्लिमों को प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र प्रदान किया गया, जबकि सिखों को, बौद्धों को, एंग्लो इंडियंस, इन सबको जो प्रत्यक्ष निर्वाचन क्षेत्र है वो कब प्रदान किया गया, 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के तहत। नेक्स्ट एक बात और दोस्तों याद रखना, देखो भारत में उस समय एक तरह से मैं बोलूं जो वेतन दिया जाता था किसका, सचिव जो था इंग्लैंड में जो बैठा था भारतीय सचिव, उस भारतीय सचिव का जो वेतन दिया जाता था वो भारत के राजस्व में से दिया जाता था। लेकिन इस अधिनियम के तहत इस बात को खत्म कर दिया गया था, इस बात को यहीं पर बिल्कुल समाप्त कर दिया गया था कि भाई वो जो काम कर रहे हैं वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत कर रहे हैं, अतः उन्हें वेतन भी भारत के राजस्व में से ना देकर किस में से दिया जाना चाहिए, भारत के राजस्व में से ना देकर उनको ब्रिटिश राजस्व में से दिया जाना चाहिए। यह भी किसके अकॉर्डिंग या किसके अंतर्गत किया गया था, भारत शासन अधिनियम 1919। उच्च आयुक्त की जो एक शब्द है, इस उच्चायुक्त शब्द का पहली बार प्रयोग भी किसके अंतर्गत किया गया था, 1919 के मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम के तहत ही किया गया था। अब देखो दोस्तों, ये जो मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम है, इस मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम को जो लाया गया था वो लाया गया था 1909 के जो भारत परिषद अधिनियम की कुछ कमियां हैं उन कमियों को दूर करने के लिए, और इन कमियों को दूर करने के लिए जब यह अधिनियम भारत में आया तो उसने क्रमिक रूप से परिवर्तन, क्रमिक रूप से सुधार करने की कोशिश की, लेकिन यह अपने कार्य में पूर्ण रूप से सफल नहीं हो पाया था। अतः मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम की जांच करने के लिए 1927 में एक कमीशन भारत आया था जिसको साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, साइमन कमीशन के नाम से जाना जाता है। साइमन कमीशन सर साइमन की अध्यक्षता में भारत आया था और इसके जितने भी सदस्य, यानी 7 इसके सदस्य थे, पैंथिक, लॉरेन, कैप्सन, मिशेल, क्रिप्स वगैरह और भी कई 7 सदस्य थे, वो सारे सदस्य ब्रिटिश थे। तो जब भारत में ये साइमन कमीशन आया तो इसका तीव्र रूप से विरोध किया गया, और विरोध का कारण यह था कि इसमें किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। भारत के नेताओं का यह मानना था कि जब शासन हमारा, देश हमारा, कमीशन हमारे लिए आ रहा है तो क्या भारत में कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है, कोई भी ऐसा एलीट वर्ग नहीं है जो इसमें शामिल किया जा सके। और आपको पता होना चाहिए कि इसी साइमन कमीशन के विरोध में ही लाला लाजपत राय पर लाठियां बरसाई गई थी और उस लाठी चार्ज में उनकी मृत्यु हो गई थी। और उन्होंने एक बात बोली थी कि मेरे ऊपर एक पड़ी एक एक लाठी ब्रिटिश शासन के ताबूत में एक एक कील साबित होगी। ये साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के बोले गए शब्द थे। अब जब 1927 में लगातार साइमन कमीशन का विरोध हो रहा था तो 1927 में उस समय के तात्कालिक जो भारतीय सचिव थे वो थे लॉर्ड बर्किंगहेड। कौन थे, बर्किंगहेड थे। बर्किंगहेड को जब ये पता लगा कि साइमन कमीशन भारत में लगातार उसका विरोध किया जा रहा है तो बड़े गुस्सा हो गए, बड़े एक तरह से उनको गिलानी बड़ी महसूस हुई, बड़ी उनको झुंझलाहट आई। और इसी झुंझलाहट में उन्होंने कांग्रेस को एक चुनौती दे डाली। चुनौती क्या थी, वे बोले कांग्रेस से कि भाई आप हमारे साइमन कमीशन का इतना विरोध कर रहे हो, चलो माना अच्छी बात है, लेकिन क्या आप में इतनी काबिलियत है कि आप कोई एक ऐसा संविधान बना सको जो भारत के प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक समाज, प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक समुदाय को मान्य हो? क्या आप में इतनी काबिलियत है कि आप एक ऐसा संविधान, एक ऐसा ड्राफ्ट, ऐसा एक कानून बना सको जो कि भारत को चलाने में सक्षम हो? क्योंकि बर्किंगहेड ये जानते थे कि भाई कांग्रेस ऐसा कर ही नहीं सकती, लेकिन बर्किंगहेड की इस चुनौती को स्वीकार किया था मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया था, मोतीलाल नेहरू ने, जो उस समय कांग्रेस के एक बहुत बड़े लीडर थे। और मोतीलाल नेहरू ने बर्किंगहेड की चुनौती को स्वीकार करके
एक रिपोर्ट तैयार करी भारत के तात्कालीन शासन के ऊपर। एक अपनी एक बहुत अच्छी एक रिपोर्ट थी, एक बहुत अच्छा खाका था, एक ड्राफ्ट था, जिसे नेहरू रिपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है, जो 1928 में रिपब्लिक हुई थी, भेजी गई थी भारत परिषद में। 1928 की इस रिपोर्ट को नेहरू रिपोर्ट नाम दिया गया। और ये नेहरू रिपोर्ट जब वर्किंग हेड के पास पहुंची तो क्या था, पढ़ा भी नहीं, सीधे उठाया और डस्टबिन में डाल दिया, क्योंकि उनके लिए वो कुछ मायने ही नहीं रखती थी। कुल मिलाकर नेहरू रिपोर्ट को पूर्ण रूप से बर्खास्त कर दिया गया। और नेहरू रिपोर्ट को बर्खास्त करके अब भारत के लोगों के लिए एक संवैधानिक रूप से, एक रेफरी, एक तरह से मैं बोलूं एक ड्राफ्टिंग रूप से एक अधिनियम बनाया गया, जिसे वर्तमान में हम भारत का मिनी संविधान भी बोलते हैं। और इस एक्ट का नाम था भारत सरकार अधिनियम 1935। क्या कहते हैं? भारत सरकार अधिनियम 1935 बोलते हैं। दोस्तों, भारत सरकार अधिनियम 1935 अभी तक हम लोगों ने जितना भी पढ़ा वो तरफ हम एक साइड कर दें और सिर्फ हम बात करें अगर भारत सरकार अधिनियम की, तो वर्तमान के भारत का 40% संविधान का जो भाग है वो इसी अधिनियम से लिया गया है दोस्तों। और यही कारण है कि भारत सरकार अधिनियम को भारत का मिनी संविधान भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मिनी संविधान, जिसमें उस समय 14 भाग, 321 धारा और 10 अनुसूचियां थी। अब आप सोच सकते हो कितना बड़ा अपने आप में एक ये अधिनियम होगा। ये जब भारत लाया गया उस समय भारत के शासक थे जॉर्ज पंचम। कौन थे? जॉर्ज पंचम। उस समय भारत का जो वायसराय था वो था वेलिंगटन। कौन था? वेलिंगटन। और उस समय जब ये भारत आया, उस समय जब ये भारत आया था, तो उस समय की स्थिति की अगर मैं आपको बताऊं तो उस समय अंग्रेज भारत में एक सुदृढ़ रूप से अपने आप को मजबूत कर चुके थे। अब वो ये चाहते थे कि ये लगातार जो संविधान कानून की मांग सर कांग्रेस या भारत के लोग उठा रहे हैं, इसको चलो पूरा कर दिया जाए। लेकिन वो एक तरह से डोमेस्टिक रूप से नहीं था, वो एक आंशिक उत्तरदायी शासन या आंशिक सुशासन के रूप में था, पूर्ण रूप से स्वतंत्रता नहीं थी उसकी। वो आगे मैं अभी आपको जब संविधान का एक रफरी यानी एक प्रारूप समझाऊंगा ना संविधान सभा का, उसमें आपको बताऊंगा। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत सरकार अधिनियम की बातें, प्रावधान क्या थे। पहला, अगर हम इसके प्रावधानों की एक डीपली बात करें तो अखिल भारतीय संघ की स्थापना। पहली बात ध्यान रखना दोस्तों, अखिल भारतीय संघ, पहली बार एक भारत एक संघ बना था, एक यूनियन बनाया गया था। क्या बनाया गया था? एक यूनियन, जिसमें केंद्र व राज्य में शक्तियों को बांट दिया गया था। पहले क्या था, ये सारी शक्तियां एक ही जगह केंद्रित होकर चलती थी, लेकिन अब वो बांट दी गई थी। तो पहली बार अखिल भारतीय संघ की स्थापना ये किसके अकॉर्डिंग की गई? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। नेक्स्ट, केंद्र व राज्य में शक्तियों का विभाजन। पहले शक्तियों का केंद्र बिंदु सिर्फ केंद्र हुआ करता था, लेकिन अब इस अधिनियम में क्या हुआ, वो शक्तियां बांट दी गई, है ना, शक्तियों का विभाजन होने लगा। जैसे कि 11 प्रांत बनाए गए और 6 क्या बनाए गए? चीफ कमिश्नरी क्षेत्र। क्या बनाए गए? 11 प्रांत और 6 चीफ कमिश्नरी क्षेत्र बनाए गए, और इसके साथ ही देसी रियासतों को भी इसमें शामिल किया गया था। लेकिन उसमें एक शर्त थी कि अगर देसी रियासतें चाहें तो वह संघ में शामिल हो सकती हैं, ना चाहें तो वो संघ से बाहर भी रह सकती हैं। यह देसी राजाओं को अधिकार दिया गया था। ठीक है दोस्तों, भारत परिषद का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत परिषद बनी कब थी? 1858। समाप्त कब होगी? 1935 के अधिनियम के तहत। क्योंकि अब भारत परिषद का कोई काम नहीं बचा था, कोई कार्य ही नहीं बचा था, क्योंकि भारत सरकार अधिनियम अपने आप में एक विस्तृत अधिनियम था, जिसके अकॉर्डिंग हर नियम, हर कानून, हर एक प्रशासनिक व्यवस्था पूर्ण रूप से सुदृढ़ थी। और इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत भारत परिषद को पूर्ण रूप से क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट, प्रांतों में लोक सेवा आयोग। अभी मैंने बताया था ना आपको, इसमें देखो कहां गया वो, अपने पढ़ा था 1919 का लोक सेवा आयोग, यानी कि केंद्र में लोक सेवा आयोग, मालिका परीक्षक। लेकिन अब प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग,
यानी भारत के प्रांत जो हैं अब उन प्रांतों में भी लोक सेवा आयोग के अकॉर्डिंग ही पद सृजित किए जाने लगे थे। और एक संघीय न्यायालय की स्थापना, फेडरेशन न्यायालय, संघीय न्यायालय मतलब फेडरेशन न्यायालय की शुरुआत पहली बार भारत में एक संघीय न्यायालय, एक फेडरेशन न्यायालय बनाया गया था। और उसके प्रथम जो सीजीआई थे वो थे मॉरिस गुएयर। कौन थे? मॉरिस गुएयर। ध्यान रखना, भारत के संघीय न्यायालय के पहले सीजीआई कौन है? मॉरिस गुएयर। मॉरिस गुएयर भारत के प्रथम सीजीआई थे। क्या थे? प्रथम सीजीआई। ध्यान रखना, संघीय न्यायालय की शुरुआत के समय पहले जो प्रथम सीजीआई बनाए गए थे वो मॉरिस गुएयर बनाए गए थे। इसी के साथ और भी कई काम थे, जैसे कि भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना। भारत में रिजर्व बैंक की स्थापना, जिसको बैंकों का बैंक भी बोला जाता है, इस रिजर्व बैंक की स्थापना भी किसके तहत हुई थी? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। इसी अधिनियम के तहत भारत में से म्यांमार यानी बर्मा को अलग किया गया था। पहले म्यांमार और बर्मा यानी कि एक ही थे। गाना सुना होगा ना, पिया गए रंगून, है ना? तो पहले वो क्या था? रंगून भारत में ही आता था दोस्तों। भारत के लोग वहां व्यापार करने, नौकरी वगैरह करने जाते थे। लेकिन अब हुआ क्या कि भारत को प्राकृतिक रूप से या एक हम बोले कि प्रशासनिक रूप से तोड़ने के लिए, पहले सांप्रदायिक रूप से तोड़ा गया, अब प्रशासनिक रूप से और क्षेत्रीय रूप से तोड़ने के लिए पहली बार इसी अधिनियम के तहत म्यांमार को अलग करके एक अलग देश बनाया गया था। किसके तहत? भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत। तो दोस्तों ये बातें थी कुछ अपनी 1935 के भारत सरकार अधिनियम की, जिनसे अंतर्गत अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। हमने आज 1919 का मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड अधिनियम और 1935 के भारत सरकार अधिनियम से संबंधित इंपोर्टेंट फैक्ट्स कंप्लीट किए हैं। और भारत सरकार अधिनियम में हमने ये बात जानी कि भारत सरकार अधिनियम के बाद से लगातार भारत में एक संविधान बनाने की मांग को लगातार उठाया जाने लगा था। दोस्तों भारत सरकार अधिनियम हम ये भी कह सकते हैं कि एक तरह से भारत के संविधान की आधारशिला थी, जिसने आगे जाकर भारत के एक विस्तृत संविधान की नींव रखी थी। देखो दोस्तों 1935 के भारत सरकार अधिनियम के बाद अब हम बात करेंगे भारत के संविधान के निर्माण की कि आखिर भारत के संविधान का निर्माण किस प्रकार 1935 के बाद सामने आया। दोस्तों सर्वप्रथम भारत का संविधान भारत के लोग ही बनाए, ये एक विचार निकल कर आया था। वैसे तो आप सब जानते हो कि संविधान को बनाने को लेकर अलग अलग थ्योरियां सामने आई, लेकिन बात थी 5 फरवरी 1922 की। और 5 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी जी ने पहली बार यह बात कही थी कि भारत का जो संविधान है उसे भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया जाएगा। यानी पहली बार स्वयं का संविधान स्वयं के द्वारा निर्मित करने की बात जो कही थी वो 5 फरवरी 1922 को किसने कही थी? महात्मा गांधी जी ने कही थी। जैसा कि दोस्तों अपन जानते हैं कि अपने भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत ही सर्वप्रथम भारत में 1937 में प्रथम आम चुनाव हुए थे। यह 1935 के भारत सरकार अधिनियम की एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने पहली बार भारत के संविधान के निर्माण के लिए क्षेत्रीय स्तर पर प्रथम आम चुनाव कराए थे। और इन प्रथम आम चुनावों को संपन्न किया गया था 1937 में। ये प्रथम आम चुनाव 11 प्रांतों में कराए गए थे। कितने प्रांतों में कराए गए थे? 11 प्रांतों में। अब जरा हम इन आम चुनावों का जो रिजल्ट आया उस पर एक बार नजर डाल लेते हैं कि प्रथम आम चुनावों में 11 प्रांतों में जब ये चुनाव हुए तो प्रथम जो 6 प्रांत थे उनमें डायरेक्ट कांग्रेस जीत कर आई। यानी कांग्रेस एक बहुत ही प्रबल बहुमत से जीत कर आई थी प्रारंभ के 6 राज्यों में। 3 राज्य ऐसे थे भारत के, यहां कांग्रेस ने गठबंधन की सरकार बनाई थी, गठबंधनी सरकार बनाई थी और कांग्रेस यहां भी अपने बहुमत साबित करने में सिद्ध हुई। इधर एक अपना पंजाब में दोस्तों सरकार आई थी यूनियनिस्ट पार्टी की और इधर बंगाल में सरकार बनी थी कृषक प्रजा मंडल की। ये कुछ प्रमुख आंकड़े हैं, कुछ प्रमुख फैक्ट्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे, ठीक है ना। कि प्रथम आम चुनाव कब हुए? 1937 में। किस अधिनियम के तहत? 1935 के भारत सरकार अधिनियम के तहत। कितने राज्यों में? 11 राज्यों में।
6 प्रांतों में कौन जीती? कांग्रेस। 3 प्रांतों में गठबंधनीय सरकार, पंजाब में यूनियनिस्ट पार्टी और बंगाल में कृषक प्रजा मंडल। अब दोस्तों क्या होता है, 1937 के बाद 1939 का जो टाइम आया निकल के, द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत, जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि 1939 का वह दौर था जब द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। और इस द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटिश सरकार की तरफ से भारत को भी झोंक दिया गया था और इसमें श्रेय दिया जाता है हमारे परम पूजनीय राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का। दोस्तों आप लोगों को पता है महात्मा गांधी जी को एक उपाधि दी गई थी, सैनिकों का सार्जेंट। क्यों दी गई थी, जरा इस बात को गौर से सुनना। महात्मा गांधी जी का एक विचार था कि अगर हम अंग्रेजों के प्रति कृतज्ञता दिखाएंगे, उनके प्रति स्वामी भक्ति दिखाएंगे, तो वो हमें एक अच्छा शासन देंगे और हमें स्वतंत्र कर देंगे। हो सकता है कि आप में से कई लोग उनकी इस सोच के प्रति उनके समर्थित हों, लेकिन मैं इस सोच के प्रति समर्थित नहीं हूं, क्योंकि यह सोच उन तमाम क्रांतिकारी और बलिदानियों के विरुद्ध जाती है जिन्होंने देश के लिए अपने प्राण दिए। दोस्तों 1939 का जो द्वितीय विश्व युद्ध था उसमें अंग्रेजों की तरफ से लड़ने के लिए महात्मा गांधी जी ने भारतीय सैनिकों को प्रेरित किया था और इसी बात से खुश होकर ब्रिटिश शासन ने महात्मा गांधी जी को सैनिकों के सार्जेंट की उपाधि दी थी। लेकिन दोस्तों अंग्रेजों के द्वारा किए गए इस कार्य से कांग्रेस बड़ी नाराज हुई। कांग्रेस का कहना यह था कि आपने बगैर हमारी इच्छा के, बगैर हमसे बात किए या हमें बतलाए आखिर भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में क्यों झोंक दिया। और यही कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध में भारत के शामिल हो जाने के बाद कांग्रेस ने नाराजगी में अपनी जीते हुए प्रांतों की सभी सरकारों से त्यागपत्र दे दिया। जितने भी प्रांतों में सरकार बनी थी उन सभी सरकारों को कांग्रेस ने एक तरह से विध्वंस कर दिया, क्योंकि कांग्रेस का यह कहना था कि जब सभी निर्णय आप ही को लेने हैं तो फिर हमारे चुनाव जीतने का मतलब क्या है। अच्छा दोस्तों, इस बात को लेकर जो मुस्लिम लीग थी 1906 में, जिसका ढाका में निर्माण किया गया था, मुस्लिम लीग ने इस बात को बड़ी खुशी से एंजॉय किया। उन्होंने 22 दिसंबर 1939 यानी जिस दिन कांग्रेस ने अपनी सभी प्रांतों की सरकारों से इस्तीफा दिया था, उस दिन को उन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। यानी देश को कांग्रेस की सरकार से क्या मिल गई? मुक्ति मिल गई। ऐसा किसने बोला था? मुस्लिम लीग ने। किसने बोला था दोस्तों? मुस्लिम लीग ने। ध्यान रखना दोस्तों, मुस्लिम लीग ने इस दिन को किस रूप में मनाया? किस रूप में मनाया? इस मुस्लिम लीग ने इस दिन को मनाया मुक्ति दिवस के रूप में। तो मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया। अब होता क्या है दोस्तों कि द्वितीय विश्व युद्ध में लगातार शामिल होने के, यानी लगातार जनहानि और आर्थिक हानि के कारण ब्रिटिश शासन की स्थिति कमजोर हो चुकी थी और अब वो लोग चाहते थे कि भारत के शासन को एक सुदृढ़ीकरण तौर पे दोबारा से स्थापित किया जाए। और इसी बात को देखते हुए उन्होंने ब्रिटिश प्रधानमंत्री लॉर्ड लिनलिथगो की अध्यक्षता में एक प्रस्ताव पारित किया जिसे बोला जाता है अगस्त प्रस्ताव। क्या बोला जाता है दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव। किसके उसमें आया था? लिनलिथगो की अध्यक्षता में। कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। कब आया था? 8 अगस्त 1940 को। और इस अगस्त प्रस्ताव में एक बात कही गई थी कि ब्रिटिश शासन की तरफ से भारत के लोगों को औपनिवेशिक स्वतंत्रता दी जाएगी। औपनिवेशिक स्वतंत्रता का मतलब समझते हो कि शासन तुम्हारा, प्रशासन तुम्हारा, संविधान तुम्हारा, लेकिन तुम्हें यह मानना पड़ेगा कि तुम्हारे ऊपर भी एक शक्ति कार्य कर रही है। लेकिन कांग्रेस ने इस अगस्त प्रस्ताव को पूर्ण रूप से नकार दिया।
उन्होंने क्लियर ये बात कह दी कि हमें औपनिवेशिक स्वतंत्रता नहीं चाहिए, हमें पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। और यही कारण रहा कि अगस्त प्रस्ताव पूर्ण रूप से विफल रहा। लगातार द्वितीय विश्व युद्ध में अपनी स्थिति को कमजोर होते हुए देख, लगातार स्थिति कमजोर होती जा रही थी, तो उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने मार्च 1942 में एक मिशन, जिसे हम क्रिप्स मिशन कहते हैं, क्रिप्स मिशन भारत भेजा था। और इस क्रिप्स मिशन के तहत यह बात कही गई कि भाई जैसे ही द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा, एक तरह से पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, तो भारत में इस तरह से एक औपनिवेशिक स्वतंत्रता की स्थापना की जाएगी और एक तरह से भारत को पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की जाएगी। यानी घुमा फिराकर वही बात अंग्रेजों की तरफ से बार बार कही जा रही थी। लेकिन इस क्रिप्स प्रस्ताव को, किसको, क्रिप्स प्रस्ताव को पूर्ण रूप से निरस्त कर दिया गया था। महात्मा गांधी जी ने तो यहां तक ये तक कह दिया था कि एक दिवालिया बैंक चेक बांट रहा है, पीडीसी, यानी एक ऐसा बैंक जो पूर्ण रूप से बर्बाद हो चुका है, दिवालिया हो चुका है, और उस दिवालिया होने के बाद ही वो क्या बांट रहा है, चेक बांट रहा है। ये क्रिप्स प्रस्ताव को लेकर शब्द थे किसके, महात्मा गांधी के। और यही कारण था कि विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को बोला था अर्धनग्न फकीर। क्या बोला था, अर्धनग्न घमंडी फकीर। ये शब्द थे विंस्टन चर्चिल के, किसके विरुद्ध, महात्मा गांधी जी के विरुद्ध। क्रिप्स मिशन के एक तरह से विफल हो जाने के बाद बेबल योजना, जो कि 4 जून 1945 को आई थी, लॉर्ड बेबल के द्वारा, जिसमें यह बात कही गई कि भाई द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाने के बाद भारत में एक नई कार्यकारिणी की स्थापना की जाएगी और इस नई कार्यकारिणी में नए संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया जाएगा। लेकिन कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस बेबल योजना को पूर्ण रूप से अमान्य माना। उनका एक कारण था, कांग्रेस का मानना यह था, कांग्रेस चाहती थी कि अब संविधान का जो निर्माण है या संविधान की जो भी सभा है उसकी पूर्ण जिम्मेदारी कांग्रेस की होनी चाहिए। जबकि मुस्लिम लीग इस बात से खफा थी कि इस बेबल योजना में कहीं भी स्वतंत्र अलग से पाकिस्तान की बात को नहीं कहा गया था। और यही कारण था कि बेबल योजना भी अपने कार्य में सफल नहीं हो पाई। 1945 के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद, ब्रिटेन में एक नई सरकार बनी जिसे लेबर पार्टी की सरकार के नाम से भी जाना जाता है और जिसके प्रधानमंत्री थे लॉर्ड क्लीमेंट एटली। कौन थे, लॉर्ड क्लीमेंट एटली। अच्छा, लॉर्ड क्लीमेंट एटली जी की एक विचारधारा थी, वो भारत को पूर्ण उत्तरदायी स्वतंत्रता, यानी पूर्ण एक तरह से औपनिवेशिक स्वतंत्रता से मुक्त करने के पक्षधर थे। वो चाहते थे कि भारत को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान की जाए। और जिस समय वो चुनाव लड़ रहे थे तो अपनी चुनावी रैलियों में वो अक्सर ये बात बोला करते थे कि अगर मैं चुनाव जीता तो मैं भारत को पूर्ण रूप से स्वतंत्र कर दूंगा। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद उनकी लेबर पार्टी, श्रमिक पार्टी, बहुत बड़े बहुमत के साथ जीतकर आई और वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के बाद जब कांग्रेस के नेताओं ने क्लीमेंट एटली से बोला कि भाई आपने अपनी चुनावी वादों में जीतने के बाद भारत को पूर्ण स्वतंत्र करने की बात कही थी, तो क्लीमेंट एटली ने उस समय के भारत को स्वतंत्र करने से पहले वहां की स्थिति को भली भांति समझने और जानने के लिए एक मिशन भारत भेजा, जिसे कैबिनेट मिशन बोला जाता है, जिसे 14 मार्च 1946 को द पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, किसकी अध्यक्षता में, पैंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में भारत भेजा गया। हालांकि और भी कई इसके सदस्य थे, स्टेफर्ड क्रिप्स वगैरह भी इसमें शामिल थे, लेकिन जो अध्यक्ष थे वो थे पैंथिक लॉरेंस। एक कैबिनेट मिशन सिर्फ भारत इसलिए आया था कि भारत की स्थिति को इस तरह से देखा जाए कि आखिर भारत वर्तमान में स्वतंत्र करने की स्थिति में है या नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि अंग्रेजों के जाते ही भारत कई भागों में बंट जाए या भारत में सांप्रदायिक दंगे हो जाए। जब कैबिनेट मिशन भारत आया और कैबिनेट मिशन ने जब अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करी और इस रिपोर्ट के बाद
क्लीमेंट एटली ने भारत में संविधान सभा के निर्माण को लेके एक पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें भारत में नए संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा के निर्माण की बात कही गई। और यह संविधान सभा का जो चुनाव था वो चुनाव किया गया अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा, जिसमें प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक कैंडिडेट चुना जाना था। यानी कि अब संविधान सभा का जो निर्माण होगा उसके जो सदस्य चुने जाएंगे वो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य चुना जाएगा, और इस एक सदस्य का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के द्वारा किया जाएगा। और अब कैबिनेट मिशन के बाद अब निर्माण शुरू होगा हमारी संविधान सभा के सदस्यों का। किस प्रकार वोटिंग हुई, किस प्रकार संविधान सभा के सदस्य चुनकर आए, किस प्रांत में से कितने सदस्य चुनकर आए, इन सभी बातों को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की ये वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।